गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 4 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों एक बार ब्रीफली देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के इस दिन में। आज हम लोग फ्रंट पेज पे न्यूज़ पढ़ेंगे, कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। फिर पढ़ेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, 5G स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, सेडिशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ गवर्नर इन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये लक्ष्मीकांत से सीधा सीधा टॉपिक यहाँ पे लिया गया है। तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उसके पास एक और टॉपिक हमारे पास आता है जो जॉबलेसनेस को लेके है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ऑफ टॉपिक्स भी हमारे पास नहीं है। खैर जो भी है हम उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज एक्सप्लेनर सेक्शन में कुछ अच्छा नहीं दिया हुआ है और जब एक्सप्लेनर सेक्शन में कुछ अच्छा नहीं होता है तो हमारा उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ने का मज़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। खैर एक बार देखते हैं ब्रीफली आज हम लोग फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ है। अप्रैल एक्सपोर्ट्स क्रॉस 38 बिलियन, डेफिसिट वाइडन्स। देखिए किस डेफिसिट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है भैया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब कोई कंट्री इंपोर्ट कम करती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो उस समय होता है ट्रेड डेफिसिट, राइट। क्योंकि इंपोर्ट जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है, कौन सी करेंसी में, डॉलर में पे करना पड़ता है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर में हमारी अर्निंग होती है। तो अगर आपकी अर्निंग कम होती है और आपका खर्चा ज़्यादा होता है तो मतलब आपको ट्रेड डेफिसिट है, आपको देनदारी ज़्यादा है, लेनदारी कम है। तो उसी के बारे में बात ये कह रहा है कि वैसे तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 2021 और 2022 इन दोनों ईयर को हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है वो एक्सपोर्ट है 2021 वाला, और जो रेड कलर में है वो 2021 वाला, 2022 वाला है। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो 2021 के अंदर एक्सपोर्ट था 30 बिलियन और जो बढ़ के अभी 2022 में कितना हो गया, 38 बिलियन हो गया। इसका मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो 2021 में इंपोर्ट था 46 बिलियन डॉलर्स, जो कि 2022 में इंक्रीज होके हो गया 58 बिलियन डॉलर्स। तो डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें 2021 में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 15 बिलियन, जो कि 2022 में बढ़ के हो गया 20 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का एक्सपोर्ट तो बढ़ा है लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्टर का इसने बात किया है। पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इंजीनियरिंग गुड्स वो भी इंक्रीज हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी भी थोड़ा हमारा ट्रेड कम हुआ है, कोल और कोक ये भी तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लगभग देखें तो सारे के सारे प्रोडक्ट थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं कुछ सेक्टर को छोड़ के। तो ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स में आप ना कई सारी चीज़ें कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है खुद से आपके नोट्स में अगर हम इसको ऐड कर सकते हो। और वैसे अगर अपनी इकोनॉमी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से आइडिया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इनविजिबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और विजिबल्स क्या होते हैं। ये कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ा सा समझें, और आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहाँ पे भी दिया हुआ है। और कोई अगर बुक आप रेफर करते हो इकोनॉमी के लिए, कोई भी सोर्स आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो कल हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो। लेकिन कोशिश करना इनको थोड़ा सा देखें। लेकिन इकोनॉमी के टॉपिक्स में ऐसा ही रहता है, हम लोग सीधा न्यूज़पेपर, हम लोग क्या करते हैं अपने बेसिक्स कवर करते नहीं हैं, सीधा न्यूज़पेपर से इकोनॉमी पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हो जाता है हमें फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि चीज़ें हमें समझ में आती नहीं है। तो हमेशा मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले अपने बेसिक्स कवर करिए इकोनॉमी के। जब बेसिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद इकोनॉमी के आर्टिकल को पढ़ना शुरू करो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फ्रंट पेज पे, और कुछ खास हमारे फ्रंट पेज पे आज न्यूज़ है नहीं बिल्कुल भी। तो सीधा बढ़ते हैं आज अपने मेन टॉपिक पे।
तो हमारा मेन टॉपिक जो है करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि क्या ये अभी भी लागू है। हाँ जी, सिर्फ 15 दिन की हम लोग आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी 15 दिनों तक आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आपको फिर अगले बैच में उसमें लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे आप पूरी जानकारी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके फॉर्म फिल करके आप एडमिशन ले सकते हो। ईएमआई के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं 2023 के लिए। हर सैटरडे को क्लासेस होंगी, 7 तारीख से हम इसको चला रहे हैं। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक में। देखिए क्या कहता है, इंडिया स्लिप्स टू 150 इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो भैया इंडिया का रैंक लगातार नीचे जा रहा है। कौन से केस में? फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो 2016 में ये 133 था और 2021 में ये 142 हो गया और अभी 2022 में ये और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है और अभी इंडिया का रैंक चला गया है कितना? 150। पाकिस्तान का रैंक जो है वो 157 है। तो पाकिस्तान से थोड़ा पीछे नहीं है हम लोग, 2-4 साल में उसको भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो लगातार इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है बेसिकली वो डिक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसे कौन रिलीज करता है? इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रांस के अंदर बेस्ड है, पेरिस में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है, तो वहीं से ये चलता है। और ये किस तरह का एनजीओ है, कोई गवर्नमेंट वगैरह से कोई फंडिंग नहीं मिलता है कहीं से भी। और कई बड़ी बड़ी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को है, काउंसिल ऑफ यूरोप है और OIF वगैरह है। यहाँ पे ये एक कंसल्टेंट का काम करते हैं, ठीक है। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहते हैं। और जैसे हमारी जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वो हमेशा टॉप 1, टॉप 3, टॉप 3 में रहती ही हैं। तो डेफिनेटली वो रहती हैं। और इन्होंने कई सारे रीजंस भी बताए हैं कि क्यों इंडिया का रैंक नीचे जा रहा है, क्यों ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इंडिया का रैंक और दूसरी कंट्रीज़ का रैंक भी नीचे जा रहा है। जैसे यहाँ पे टोटल 180 कंट्री कंसिडर की जाती हैं, जिनमें से सबसे नीचे जैसे आपका आ गया नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना भी कोई बहुत ऊपर नहीं है। चाइना का रैंक भी 175 है, तो बहुत पीछे है इंडिया से चाइना। रशिया यहाँ पे हो गया, एरिट्रिया हो गया, ये कंट्री बहुत बॉटम में है। इंडिया भी बॉटम में ही है, 150 कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो बहुत सारे कारण इन्होंने बताए हैं इंडिया में। तो देखिए, एक तो आप ना आजकल, वैसे तो मुझे पता है आप न्यूज़ देखते नहीं होंगे, है ना। कोई भी चैनल आप खोल लीजिए आज के समय में, आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर रहे होते हैं खाम खा की, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रहे होते हैं विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी फैक्ट। तो आजकल न्यूज़ को देखना ऐसा हो गया जैसे आप किसी दंगल को देख रहे हो। न्यूज़ का मतलब होता था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोग अपना डिसीजन खुद बना लेते हैं। लेकिन आजकल न्यूज़ चैनल जो है वो ओपिनियन मेकर्स हो गए हैं। हमारे चीफ जस्टिस ने भी बोला है कि भैया ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनका अपना ही ट्रायल चलता रहता है। वो खुद ही सजा सुना देते हैं, वो खुद ही कन्विक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं, खुद ही किसी को बेगुनाह डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हमारा काम क्या रहा? कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, है ना। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस हो या कोई और केस हो, बदाऊं रेप केस हो, कोई भी केस हो, तो मीडिया अपना ही ट्रायल चलता है। तो मीडिया एक तो पहली बात तो बहुत बायस हो गया है। इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रेंड देखा जा रहा है, USA, UK वगैरह हर कंट्री के अंदर। दूसरी बात तो ये, एक बात और ये है कि ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कि थोड़ा सा फ्री लिखना पसंद करते हैं, तो उनको थ्रेट भी बहुत मिलते हैं। बहुत सारी उनको अटैक होता है उनके ऊपर, उनको मार दिया जाता है, या फिर उनके खिलाफ जो है IT रेड डलवा दी जाती है, या कुछ और सारी चीज़ें। ये पूरी दुनिया भर में हो रहा है, इंडिया भी डेफिनेटली इससे अनटच नहीं है। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा सदा है सरकारों के द्वारा, तो ये कुछ रीजंस जो हैं वो बताए हैं इसने रिपोर्ट के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा मैंने आपको बताया। इंडिया के अंदर जो है हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? वो आता है आर्टिकल 90 इनके अंदर, जिसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो इसी के अंदर हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, ठीक है। उसके अलावा 1950 में जो है रमेश थापर और स्टेट ऑफ मद्रास का केस हुआ था, इसमें भी फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है रिकग्नाइज किया गया था और कहा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक बिल्कुल पिलर है। जैसे हमारे पास लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होती है, इसके अलावा जो प्रेस होती है उसको 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। अगर प्रेस आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब आपकी डेमोक्रेसी बहुत वीक होती चली जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे सारे फंडामेंटल राइट होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ केसेस में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर भी किसी ना किसी तरह का यहाँ पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो आती है इंडिया डेनमार्क टू स्ट्रेंथन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपको पता ही है कि मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। तो अभी वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे, डेनमार्क पहुँचे। और डेनमार्क में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मिले, बैठे, बातचीत किया और उन्होंने उनके साथ एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि हम दोनों कंट्रीज़ ने कुछ ऐसे एरियाज़ को रिकग्नाइज़ किया है जहाँ पे आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वगैरह हो गया। कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट अभी तक अग्रीमेंट हुआ नहीं है, कुछ ऐसा होगा तो न्यूज़ में हम लोग कर लेंगे। लेकिन डेनमार्क की थोड़ा सा लोकेशन आपको यहाँ पे देख लेना है कि डेनमार्क कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे नहीं। तो देखिए, जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करता है डेनमार्क। इसकी जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन होती है। इसके जो ईस्ट में बाल्टिक सी आपका पड़ता है, इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, तो थोड़ा सा लोकेशन आप इसको देखोगे, इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको पड़ता है स्वीडन। तो ये थोड़ा बहुत लोकेशन है, इसके आप देख लोगे तो हो सकता है एग्जाम में आपसे वो पूछ ले। लोकेशन बेस्ड चीज़ें कई बार वो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, और कोई खास इस न्यूज़ में था नहीं। टेलकोज अर्ज बिग कट इन द 5G स्पेक्ट्रम, ये पुराना न्यूज़ है, पहले भी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, सरकार ने मन बनाया है कि हम लोग जल्दी से इंडिया में 5G को रोल आउट करने वाले हैं। तो 5G को रोल आउट करने से पहले तो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है ना, तो वो स्पेक्ट्रम की नीलामी में एक्चुअली जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है सरकार के द्वारा। तो जो एयरटेल है या जियो, जो कंपनी उसमें बिडिंग करने वाली हैं, उन्होंने सरकार को कहा है कि सर आप इस प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिए, क्योंकि इतने प्राइस में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इतना ज़्यादा हाई प्राइस रखोगे तो 5G सर्विसेज भी बहुत महंगी होंगी कंट्री में, जिसमें लोग 5G सर्विसेज को नहीं लेंगे। और जो सरकार का जो बेसिकली जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है 5G को लॉन्च करने का, वो पूरी तरह से डिफीट हो जाएगा। तो लेकिन सरकार को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। सरकार को लगता है कि यहाँ से मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा, जिसको मैं जो है अलग अलग कामों में खर्च कर सकता हूँ। तो सरकार का अपना आर्गूमेंट है, इनका अपना आर्गूमेंट है, लेकिन कंपनीज कह रही हैं कि आप थोड़ा पैसे को कम कीजिए। तो 5G टेक्नोलॉजी को हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। अभी तक तो इंडिया में ऐसा रोल आउट नहीं हुई है 5G टेक्नोलॉजी, लेकिन जल्दी ही कह रहे हैं कि शायद इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत तक 5G हम डेफिनेटली रोल आउट कर सकते हैं। कई सारी कंट्री में 5G अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो 1G की जब शुरुआत हुई थी, तो देखिए क्या फ़र्क होता है 1G और 5G। ये बेसिकली जी का मतलब होता है जनरेशन। तो जैसे अगली जनरेशन एडवांस होती है, हम अपने पेरेंट्स से एडवांस होते हैं, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से एडवांस रहे होंगे। तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, कुछ नई वैल्यूज़ ऐड होती हैं, कुछ नए स्किल्स ऐड होते हैं। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। तो 1G टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ आप कॉल कर सकते थे, नथिंग एल्स, सिर्फ कॉल कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे कॉल। फिर आया 2G टेक्नोलॉजी। 2G टेक्नोलॉजी में आप कॉल भी कर सकते थे और मैसेज भी कर सकते थे, दोनों चीज़ें हुई, और थोड़ा सा स्पीड भी इंक्रीज़ हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने हो सकता है कभी 2G जरूर चलाया होगा, अगर आप उस समय छोटे रहे होंगे। हमने 2G चलाया है और 2G का यूज़ किया है। 2G जब चलाते थे हम लोग ना, तो पूरा पूरा रात में जो है, पूरी पूरी रात हम लोग, मुझे याद है कॉलेज में पढ़ते थे, और 150 MB की मूवी होती थी, और पूरा पूरा रात उसको डाउनलोडिंग पे लगा के रखते थे। फिर अगले शाम को वो मूवी डाउनलोड होती थी सुबह में। फिर हम लोग कॉलेज में जाते थे बस में, तो उस कॉलेज में उस मूवी को, बस में मूवी को देखते थे और बड़ा खुश होते थे, यार क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है यार, हम लोग मूवी देख सकते हैं मोबाइल के अंदर। तो वो शुरुआती चीज़ें हैं, ये 2005-06 उस समय की बात है। फिर भैया 3G आया। 3G ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। 3G में आप कॉल तो सुन ही सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, और भैया इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो, और अभी फास्ट इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। तो उस समय थोड़ा 5G, ये यूट्यूब वगैरह और ये फेसबुक जो है चीज़ें हो गई थी, एकदम सोशल मीडिया का यूज़ करने लगे लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर आया 4G टेक्नोलॉजी, जिसका आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। तो 4G टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वर्चुअल गेम खेल सकते हैं, मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत कुछ होता है 4G टेक्नोलॉजी में। लेकिन 4G टेक्नोलॉजी में अभी तक जो ये कमी है वो है लैग वाली, थोड़ा सा लैग रहता है। जैसे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो इंस्टेंट नहीं होता, उसमें 2-3 सेकंड का लैग रहता है। जब वीडियो गेम खेलते हो तो उसमें भी थोड़ा सा लैग रहता है, वो क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी कम है, 100 Mbps की स्पीड रहती है। लेकिन जो 5G टेक्नोलॉजी आएगा वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, उसकी स्पीड जो है 1 गीगाबाइट पर सेकंड से भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप 1 GB की मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो 1 सेकंड के अंदर पूरा मूवी डाउनलोड हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, और जो लैग होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा, बिल्कुल मिनिमम मतलब जीरो लैग हो, आप ये समझ सकते हो। तो इस इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होती है तो बहुत सारे डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको मैं बताऊं कि मेरे रूम के अंदर अभी वाईफाई लगा हुआ है,
इस क्लास को करने के लिए जब मैं वाईफाई करता हूँ से अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, तभी मैंने अपने मोबाइल के अंदर से वाईफाई को हटा दिया है। मेरा दूसरा लैपटॉप है, उससे भी मैंने वाईफाई को हटा दिया है। अपनी वाइफ को मैंने बोला हुआ है कि वो भी अपने मोबाइल के अंदर वाईफाई ना चलाए। तो सारी की सारी वाईफाई कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके फिर मुझे ये क्लास करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो मेरे रूम के अंदर, मेरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिवाइस होंगे सब उससे कनेक्ट हो सकते हैं और सभी के अंदर वाईफाई बहुत अच्छे से चल सकता है। तो जब सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाती हैं इंटरनेट से, तो उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत एक रियलिटी हो जाएगी। इसमें आपके हर मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, आपके आपके जो है टूथब्रश, आपका स्मार्ट वॉच, आपका पंखा, आपका फ्रिज, जिसके अंदर भी इंटरनेट की चीज़ें सुविधा होंगी। तो आने वाले फ्यूचर में जब 5G आएगा तो इन सब चीज़ों के अंदर इंटरनेट आ जाएगा। एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ कि एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो ब्रश कर रहे हो, ठीक है, आजकल तो नॉर्मल ब्रश हम लोग करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा फ्यूचर में इनके अंदर सेंसर्स लगे होंगे ब्रशेस वगैरह के अंदर, और आपका ब्रश भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो जब आप ब्रश करोगे तो आपके ब्रश के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं उनको ये पता चल जाएगा भैया आपके दांत खराब होने वाले हैं, उसके अंदर कैविटी है। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, वो क्योंकि आपका ब्रश आपके मोबाइल से सीधा कनेक्ट है और आपका मोबाइल आपके डॉक्टर से सीधा कनेक्ट है, तो वो आपका ब्रश आपके मोबाइल को सिग्नल भेजेगा, आपका मोबाइल खुद डॉक्टर को सिग्नल भेजेगा और खुद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आ जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ब्रश किया और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आ गया। अब आप आराम से डॉक्टर के पास जाइए और अपने दांतों का चेकअप करा सकते हो। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मान लो आपने कोई वॉच पहन रखी है, स्मार्ट वॉच, ठीक है, और वो स्मार्ट वॉच के अंदर ये टेक्नोलॉजी है कि वो आपके हार्ट बीट वगैरह को वो चेक कर लेती है। मान लो रात को किसी को स्ट्रोक आता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसका बीपी हाई हो गया, तो वो खुद ही जो है वो एम्बुलेंस को फ़ोन कर देगा कि उसको पता चल जाएगा डिवाइस को कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। ऐसे रिसेंटली अभी अमेरिका में 2-3 केस हुए थे जिसमें एप्पल वॉच ने ये काम किया था। तो वो खुद ही एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा, क्योंकि आप तो सिचुएशन में होते नहीं हो, आपने अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें 5G से पॉसिबल हो पाएंगी। एक और चीज़ जो 5G से पॉसिबल हो पाएगी वो होती है बिल्कुल जो क्रांति आने वाली है, ऑपरेशंस, सर्जरी जो बेसिकली हम लोग करते हैं। तो अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर इंडिया में रोबोट की हेल्प से सर्जरी कर सकता है। उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में रोबोट भी इतने एडवांस हो जाएंगे, इतना प्रिसीजन सर्जरी होने लगेगा। अभी क्योंकि लैग तो है नहीं, तो जैसे जैसे वहाँ पे अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर हाथ पैरों को चलाएगा, वैसे वैसे उसी समय वो रोबोट भी चलाएगा, क्योंकि दोनों 5G से आपस में कनेक्टेड हैं। तो उसमें बिल्कुल मिली सेकेंड का भी लैग नहीं होने वाला है। तो इस तरह की 5G टेक्नोलॉजी हम लोग फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। वो थोड़ा देखना रहेगा आपके लिए। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उनके चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 5G टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है आपसे जीएस पेपर 3 में पूछे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे आपका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, क्रिप्टो करेंसी। तो जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी वो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये इकोनॉमी का पार्ट है, कुछ लोग बोलेंगे साइंस एंड टेक का पार्ट है, लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं सोचता है। पिछले साल क्रिप्टो करेंसी का जो सवाल है वो जीएस पेपर 1 में पूछा गया। कहाँ से? सोसाइटी वाले सेक्शन से। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखो तो आपको ये पता चलेगा, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड यूपीएससी आस्क्ड व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन सोसाइटी। तो भैया सोसाइटी से सवाल पूछ लिया। तो ऐसा कभी आप डिस्क्रिमिनेट मत किया करो किसी को टॉपिक को करते समय कि ये इस पेपर से पूछा जाएगा। यूपीएससी कहीं से भी घुमा फिरा के उसको रिलेट करके कहीं से भी पूछ सकता है। वो क्रिप्टो करेंसी वाला सवाल आपका जीएस पेपर में भी पूछ सकता है, 1 में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है, 3 में भी पूछ सकता है, जहां उसका मन करे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको टॉपिक मल्टी डायमेंशनल तरीके से कवर करना रहता है। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है सेडिशन लॉ को लेके। बिल्कुल घिसी पिटी पुरानी न्यूज़ है, बहुत बार इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं। तो कुछ केस यहाँ पे चल रहे थे, तो उसके केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बताइए सेडिशन जो लॉ है उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी क्या होती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सही बैठता है, क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ या फंडामेंटल राइट के साथ तालमेल बैठाता है, सिंक करता है। तो उससे बेसिकली सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है थोड़ा समय आप अभी और दीजिए, क्योंकि बहुत समय से ये फाइट लगातार चल रही है सेडिशन लॉ के बीच में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि
सरकार लोगों के लिए आंसरेबल होती है। भैया हमने सरकार को चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना है, तो इसलिए सरकार को जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। हमने चुना है ना, तो उसको सवाल नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, वो चीज़ें रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब सरकार के, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जब कुछ लोग सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और एक बार आपके ऊपर सेडिशन लॉ लग गया तो फिर आपको भैया बेल भी नहीं मिलेगी और आपको सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। तो इसके ऊपर हमेशा से बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं सेडिशन लॉ के ऊपर। सेडिशन लॉ बेसिकली अंग्रेजों ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अंग्रेजों ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो फ्रीडम की डिमांड हो रही थी उस उन आवाज़ों को दबाया जा सके। तो शुरुआत में 1837 में थॉमस मैकॉले ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में उसको आईपीसी के अंदर, फिर उसको 1860 में जो है उसको इनेक्ट किया गया, फिर बाद में 1870 में आर्टिकल 124A बाय जेम्स स्टीफन, उन्होंने उसको आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐड किया। आज भी ये हमारे 124A आर्टिकल ही होता है इंडियन पीनल कोड में। तो अंग्रेजों के ज़माने से चला रहा है भैया। अंग्रेजों का पर्पस कुछ और हुआ करता था। अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, फ्रीडम है। अभी हम अपने फेलो सिटीजन के ऊपर भी इस तरह का कानून लगा रहे हैं। और ब्रिटेन ने इसको ब्रिटेन में ख़त्म कर दिया, उन्होंने उसको इंग्लैंड में ख़त्म कर दिया, लेकिन हम लोग अभी भी उसको ढो रहे हैं। तो इसके ऊपर हमेशा से सवाल उठाया जा रहा है। गांधी जी के ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया था, उनको 6 साल की सज़ा हुई थी। तिलक जी के ऊपर 2 बार लगाया गया, उनको भी सज़ा हुई थी। कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर इसको लगाया गया है। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सेडिशन लॉ को भरपूर गालियां दिया हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद फिर से हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया। उसके अपने अपने आर्गूमेंट हो सकते हैं, उसके फेवर में भी आर्गूमेंट है, अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन करता है, हालांकि कोई ऐसा लीगल प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सेडिशन की, बट स्टिल ये देखिए डेफिनेशन है जो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देता है। कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जब वो कोई ऐसे शब्द लिखता है, बोलता है, लिखता है या कोई साइन करता है, कोई मूवी वगैरह बनाता है, कोई सॉन्ग क्रिएट करता है जिससे किसी ग्रुप के अगेंस्ट में हेट्रेड पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, उस या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन होता है, तो उसे हम लोग सेडिशन लॉ बोलते हैं। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, देखिए खतरनाक होता है, और इसके अंदर जो है वो 3 साल से लेके उम्र भर की आपको सज़ा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेडिशन लॉ के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके फेवर में आर्गूमेंट क्या है, इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट में ये क्या रेलेवेंस है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के खिलाफ में या इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बोली हैं, वो सब आपको करना है। तो सेडिशन लॉ आपके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपके जो नोट्स रहते हैं आप उसके अंदर इसको अच्छे से ऐड कर सकते हो। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों वो आता है हाई कोर्ट टू हियर अपोजिंग प्लीज ऑन तलाक सुन्नत। यहाँ पे 2 केस हैं और दोनों को केस करने वाली 2 महिलाएं हैं और दोनों महिलाएं डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है। पहली जो महिला है उसकी उम्र 28 साल है, दूसरी जो महिला है उसकी उम्र 35 ईयर्स है। दोनों को तो है उनके पति के द्वारा तलाक दिया गया। तो ये जो 28 साल वाली महिला है, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये प्ली डाली, इन्होंने कहा कि ये जो तलाक है सुन्नत है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है वो पूरी तरह से इलीगल है और ये महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट में है। वहीं जो 35 ईयर वाली महिला है वो कह रही हैं कि हाँ ये गलत तो है लेकिन ये इस्लाम के लॉ के फेवर में है, लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो इसे मैं पूरी तरह से फेवर करती हूँ। तो ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के अगेंस्ट में है और दोनों ही महिलाओं के द्वारा हैं। तो अभी उसके बारे में जो है सरकार से जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है हाई कोर्ट ने, सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है। तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि तलाक सुन्नत क्या होता है। देखिए तलाक सुन्नत जो है ये एक प्रोसेस होता है डिवोर्स करने का इस्लाम के अंदर, जो भी इस्लाम के फॉलोवर्स होते हैं। इट गिव्स मुस्लिम हस्बैंड एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू गिव डिवोर्स टू हिज वाइफ एट एनी टाइम विदाउट एनी रीजन और एडवांस नोटिस। बिना एडवांस नोटिस के, बिना रीजन के तलाक दिया जा सकता है। लेकिन जो तलाक सुन्नत होता है ना, इमीडिएट नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा समय होता है, 2-3 महीने का शायद समय होता है। तो जब तलाक के जो सुन्नत है वो रिवोकेबल होता है। मतलब अगर आपने किसी हस्बैंड ने अनाउंस कर दिया है कि उसको तलाक चाहिए अपनी वाइफ से, उसको कुछ समय का पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर वो दोबारा से रिकंसाइल कर सकते हैं, दोबारा से वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये होता है तलाक सुन्नत, लेकिन इसके लिए कोई रीज़न बताना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है।
क्योंकि ये एप्लीकेशन जो डाली गई है हाई कोर्ट के अंदर, इसके अंदर ये कहा गया है कि मुस्लिम्स के अंदर जो मैरिज होती है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सैक्रोसैंक्ट यानी कि नहीं होता। जैसे हिंदूज में, सिखों में सैक्रोसैंक्ट रहता है। तो आप उस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को जब चाहें आप उसको निगेट कर सकते हो, ऐसा इस एप्लीकेशन के अंदर कहा गया है। और तलाक़ सुन्नत को जो है हम लोग एहसान भी बोला जाता है। अब ये पावर सिर्फ महिलाओं को, सिर्फ पुरुषों का नहीं है, महिलाओं को भी तलाक लेने की पावर दी गई है इस्लाम के अंदर, जिसे कहा जाता है खुला। खुले में क्या होता है, जब कोई वाइफ अगर चाहे वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। जैसे हस्बैंड तलाक़ सुन्नत के तहत तलाक ले सकती है। अगर वाइफ को लगता है कि वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, उससे अलग होना चाहती है, तो वो कह सकती है कि मुझे खुला चाहिए। खुला इन द सेंस कि फिर वहाँ पे जो एक कमेटी होती है उसके सामने वो जाते हैं, उसके सामने वाइफ बताती है कि मैं इसे तलाक क्यों लेना चाहती हूँ। और ये जब खुला होता है तो ये भी हस्बैंड के ऊपर लीगली एक तरह से बाइंडिंग टाइप का होता है। तो अगर किसी वाइफ को खुला चाहिए, किसी महिला को, तो उसके हस्बैंड उसको यूजली दे देते हैं। ठीक है, कोशिश की जाती है समाज के द्वारा कि वो एक साथ रहें, लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो वो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को अधिकार दिए गए हैं एक दूसरे से अलग होने का। एक होता है तलाक बिद्दत, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में इसको रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता। तलाक सुन्नत जो है वो मोहम्मद साहिब के समय में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता था, आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। और इस्लाम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया इस प्रैक्टिस को माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ समय दिया जाता है। फिर आता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत में क्या होता है, हस्बैंड को सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलना रहता है और उसके बाद उसको इमीडिएटली तलाक मिल जाता है, और ये इररिवोकेबल होता है। एक बार आपने 3 बार बोल दिया अकॉर्डिंग टू तलाक बिद्दत, फिर आपकी मैरिज जो है वो दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकती। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। मैं भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ ऑफ कोर्स। जितना मुझे थोड़ा बहुत इस आर्टिकल से समझ में आया वो आपको मैंने बता दिया, बट अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा डिटेल में भी हमें जाने की ज़रूरत होती नहीं है। अभी तो जो तलाक बिद्दत है, यानी कि ट्रिपल तलाक जो हम लोग एक बार में बोल के देते थे, वो तो अभी इलीगल भी डिक्लेयर हो गया है। तो तलाक जो ट्रिपल तलाक वाला इशू हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, जब कुछ और बढ़िया हमारे पास आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे बात करता है आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है। देखिए आज के जो एक्सप्लेनर सेक्शन है उसमें कुछ खास आया नहीं है। एक हैकिंग को लेकर आर्टिकल आया है जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मैं हैकिंग वाला आर्टिकल जो कि आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में दिया हुआ है। देखिए एक तो एक्सप्लेनर सेक्शन में हीट वाला दिया हुआ है ना, कि मार्च अप्रैल में इतना हीट है, तो ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं, कोई नया आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। एक आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है हैकिंग ग्रुप को लेके। तो 16-17 साल के 2 बच्चे हैं, बच्चे ही बोलेंगे हम उनको, और भैया इन्होंने पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है। ये दोनों हैकर हैं और ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंट्री से पता ये हमें नहीं पता। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे TCS हो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे जूम हो, भैया इनके नेटवर्क को हैक कर लेते हैं। सोच के देखो, 16-17 साल के हैं, मतलब आपसे भी छोटे हैं और मुझसे तो बहुत ही छोटे हैं। नाक में इन्होंने दम कर रखा है। मिलियंस ऑफ डॉलर जो है इन्होंने चुरा लेते हैं। और इनके जो ग्रुप का नाम है उसे कहा जाता है लैप्सस। बेसिकली एक वायरस का नाम है जो ये लोग करते हैं, यूज़ करते हैं, लैप्सस। इसके बारे में थोड़ा आर्टिकल है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये नाम याद रख लेना, लैप्सस। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लैप्सस वाज रिसेंटली वाज इन न्यूज़, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो वो आपको बता सकता है कि ये एक हैकिंग नेटवर्क है, या RBI की कोई, मतलब किसी बैंक की कोई करेंसी है। सुनने में करेंसी जैसा भी लग रहा है ना, या कोई क्रिप्टो करेंसी है। इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड टू हैकिंग है। उसके अलावा एक यही था एक्सप्लेनर सेक्शन में, कुछ खास है नहीं। अगर आप एडिटोरियल सेक्शन की बात करें तो छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखिए, ये दिया हुआ है जॉबलेसनेस ऑन द राइज इन इंडिया। ये पूरी तरह से एक, हालांकि फैक्ट बेस्ड है, लेकिन इसका पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा इसका एकमात्र पर्पज़ यही है कि सरकार को गालियाँ देनी है। तो काफ़ी बायस्ड है, आप पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है 2013-14 के बाद से। 2005 और 2012 के बीच में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद वो डिक्रीज़ हुआ है। और जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो भी यही बताता है। NSO का जो सर्वे हुआ करता था वो भी यही बताता है। तो उसके बारे में थोड़ा ये आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, कोई कंसेप्चुअल चीज़ यहाँ पे दी नहीं है। आप तो इसको जो है यहाँ पे छोड़ सकते हो। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं कि कोविड के समय में एग्रीकल्चर में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप इसको छोड़ सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 से बिलोंग करता है ये आर्टिकल, और कई बार इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा दोबारा कर लेते हैं। तो केस तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के अंदर आपको पता ही है क्या चल रहा है। तमिलनाडु में नीट एग्ज़ाम को लेके वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया था, और उस कानून को उन्होंने ये कहा था कि नीट जो है तमिलनाडु को एग्जाम्पशन दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो नीट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, जो कि मेडिकल
कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया एग्जाम लिया जाता है। तो वो नीट वाला जो कानून पास करके उन्होंने कहाँ पे भेजा, गवर्नर के पास भेजा। यूजुअली क्या होता है, गवर्नर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो कानून पास करते हैं, उसको वो जो है एक्सेंट दे देता है ना, एसेंट दे देता है, उसको अग्री करता है। हालांकि गवर्नर के पास और भी कई सारी पावर होती हैं। तो जब कोई बिल गवर्नर के पास पेश किया जाता है, उसके पास भेजा जाता है, तो गवर्नर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या वो कर सकता है उस बिल के बारे में। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास भी होते हैं, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा। लेकिन उससे पहले में गवर्नर की पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नर आजकल इतना सारा न्यूज में है, तो गवर्नर का एक्चुअली रोल क्या होता है हमारी पॉलिटी के अंदर। देखिए, गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे खाली प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नर होते हैं बेसिकली वो यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या उसके अपॉइंटीज होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 154(1) क्या कहता है, वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की, वो गवर्नर के अंदर में होती है। यानी कि गवर्नर जस्ट एक नॉमिनल हेड होता है, रियल जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है। और गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करता है, और ये बिल्कुल मैंडेटरी होता है, उनको मानना पड़ता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन तो होती है, लेकिन ये वाली डिस्क्रिप्शन नहीं होती। एज लॉन्ग एज वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो मेजोरिटी एंजॉय करते हैं, तो उनकी हर बात एड और जो एडवाइस होती है वो गवर्नर को माननी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जैसे अंबेडकर जी और भी बहुत सारे लोग थे उस समय पे, तो उनका ये मानना था कि गवर्नर जो है, देखिए, गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाई हिमसेल्फ। तो सीधे सीधे उन्होंने बोला है नो फंक्शन एट ऑल। भैया, गवर्नर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा अंबेडकर जी ने कहा था। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है, गवर्नर जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। सारी की सारी पावर जो है वो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, ऐसा उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कहा था। तो ये जो बिल होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है, फिर वो गवर्नर के पास जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 200 के अंदर ये चीज़ें कवर होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 अब इसमें क्या किया जा सकता है, गवर्नर उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास। देखिए, पहला तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन होता है जो कि मोस्टली केसेस में अप्लाई किया जाता है, वो ये होता है कि गवर्नर उस चीज़ का सीधा सीधा सा एसेंट दे देता है, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है और उसको मान लेता है कि हाँ भैया, आपने जो कानून पास किया है वो बिल्कुल सही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि वो उस बिल को रोक भी सकते हैं, है ना, विद होल्ड हिज एसेंट। तीसरा ये होता है कि उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर गवर्नर को लगता है कोई ऐसा बिल है जो कि फेडरलिज्म को चेंज करता है या कुछ भी, तो उसको वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। अब प्रेसिडेंट को एक बार वो बिल चला जाता है तो गवर्नर का रोल वहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर जो काम करना है वो प्रेसिडेंट को करना है। तो ये तीसरा ऑप्शन होता है। एक और ऑप्शन होता है, जब वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर वापिस उसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेज सकता है और कह सकता है कि देखो भैया, ये बिल तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लो, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। गवर्नर एक्चुअली उस जो बिल आता है उनके पास, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकता है कि देखो इसके अंदर आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब वो स्टेट लेजिस्लेचर के आता है दोबारा से उसके लिए रिकंसिडरेशन के लिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा से गवर्नर के पास भेजता है। अब वो उस अमेंडमेंट को, रिकमेंडेशन को माने या ना माने, वो स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी होती है। लेकिन एक बार वो स्टेट लेजिस्लेचर से दोबारा से गवर्नर के पास चला जाता है तो गवर्नर को अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है, उसके बाद वो मना नहीं कर सकते। अब यहां से सारी समस्या शुरू होती है। जब स्टेट लेजिस्लेचर से दोबारा से गवर्नर के पास वो बिल जाता है, तो गवर्नर उसको कितने समय में एसेंट देगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं कहा गया है। वो उसके, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हिंट दिया गया है कि वो उसको इमीडिएट करे, क्योंकि देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को पास कर रहा है तो इसका मतलब अर्जेंसी होगा ना, अर्जेंसी में ही तो करता है, मजे लेने के लिए थोड़ी कर रहा है। तो गवर्नर को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसको एसेंट दे दे, क्योंकि गवर्नर का वैसे तो कोई रोल होता नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। और यही हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु की सरकार ने जब नीट वाला बिल पास किया तो वो पहले गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसको वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको दोबारा से गवर्नर के पास भेज दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनली तो गवर्नर को तुरंत के तुरंत एसेंट दे देना चाहिए था, लेकिन गवर्नर भाई साहब कह रहे हैं कि मैं उसको एसेंट जो है बता ही नहीं रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भैया कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, इसलिए मैं समय ले रहा हूं, ठीक है।
तो ये एक तरह का पॉकेट वीटो हो गया। तो गवर्नर वैसे पॉकेट वीटो एंजॉय नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए जो है ये सारे का सारा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट इस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। हालांकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही है कि जो अर्जेंसी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कभी नहीं सोचा था कि गवर्नर इस लूप होल का इतना ज़्यादा फायदा उठाएंगे आने वाले समय में, लेकिन ऐसा उठाया जा रहा है, बहुत समय से हो रहा है। 1970s में खूब हुआ, 80s 90s में खूब हुआ, बीच में 2000 से लेके और 2014-15 तक सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही। एक्चुअली 1995 से लेके गवर्नर का जो रोल है वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से दोबारा से फिर से गवर्नर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, और जो कानून के अंदर इस तरह के लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो ये कहना है इनका। और क्योंकि देखिए, गवर्नर गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, भैया वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे काम करते हैं ना, क्योंकि वो खुद तो रिस्पॉन्सिबल होते नहीं हैं। देखिए, आप किसी बिल को इसलिए अपहोल्ड करते हो या इसलिए पॉकेट वीटो रखते हो क्योंकि आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। भैया, प्रेसिडेंट और गवर्नर वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्शंस को लेके, तो उनको किस बात का डर? रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? या तो चीफ मिनिस्टर होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको किस बात का डर है? आपके पास जो जो बिल आता है चुपचाप उसको एसेंट दे दीजिए। यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं और यही आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। लेकिन कुछ गवर्नर जो हैं उस बात से ऊपर उठते हैं और जो कानून के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, उनका यूज़ करते हैं। अब ये मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है वो थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक। तो यही था इस आर्टिकल के अंदर। कोई पुराना घिसा पिटा सा आर्टिकल है, पहले भी हम इसको बात कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई खास एडिटोरियल आज के सेक्शन में और थे नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। द कोर्ट्स बर्डन, तो ये हमारे जो हमारे कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी डिटेल इसमें दिया नहीं हुआ है। ये जॉबलेसनेस वाला हम लोगों ने कर ही लिया है, और इसके अलावा कुछ आज न्यूज़पेपर में खास था नहीं। तो यहीं पे दोस्तों हम लोग छोड़ के जाते हैं। तो लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और खूब सारे एडमिशन भी हो गए हैं। अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो आपके पास मौका है 15 दिन के लिए, आप उसको जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।